अब आते हैं सर रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। आइए सर, देखो सर, ये कोई एक्ट नहीं है, ठीक है, ये रूल है। ये बताता है कानून को पढ़ना कैसे, और इसीलिए ये बच्चों के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। ये बताता है सर हाउ टू रीड द लॉ एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द लॉ, सो दैट आप उसका ट्रू मीनिंग बाहर निकाल के लेके आ पाओ। इसमें दो चीजें हैं, एक रूल्स आएंगे, ठीक है, जो कुछ रूल्स हैं, और उसमें प्राइमरी सेकेंडरी, और कुछ एड्स आएंगे, एड्स मतलब टूल्स आएंगे, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल है। सर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें है, सबसे पहले है स्टैट्यूट। स्टैट्यूट का मतलब होता है एक्ट। एक्ट क्या है सर? इट इज द सेट ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस व्हिच इज पास्ड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, जिसको पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है। जब वो एक्ट बन जाता है तो ऑफिशियल गजेट में डाल दिया जाता है। डॉक्यूमेंट क्या होता है? वही 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 हमारे जो कल मैंने गजनी दिखाया था, वही डॉक्यूमेंट है। अब बच्चा पूछता है मेरे से कि सर हम लोग कौन सा डेफिनेशन लिखेंगे, जनरल क्लॉजेस एक्ट वाला लिखेंगे कि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स वाला लिखेंगे? बेटा वो डिपेंड करता है आपका कि किसमें पूछा है। अगर वो पूछता है कि डिफाइन डॉक्यूमेंट एज पर द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, तो इट इज पाई। हर वो चीज डॉक्यूमेंट है जो कोई मटेरियल थिंग है, जो आपको क्या दे रही है, एक प्रूफ दे रही है, एक इंफॉर्मेशन दे रही है, एक एविडेंस दे रही है ऑफ एनीथिंग। ठीक है, पाई। पाई पाई की बात करेंगे। पी फॉर प्रूफ दे रही है, आई फॉर इंफॉर्मेशन दे रही है, ई फॉर एविडेंस दे रही है। डीड क्या होता है सर? एक इंस्ट्रूमेंट डीड होता है जो कोई लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर रहा होता है, जैसे कि स्टैम्प एक्ट। हर डीड डॉक्यूमेंट नहीं होता, लेकिन हर डीड हर डीड डॉक्यूमेंट होता है, बट हर डॉक्यूमेंट डीड नहीं होता, क्योंकि जो स्टैम्प पेपर पर किया गया है वही डीड होती है, विच इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, वही डीड होती है। डॉक्यूमेंट तो कुछ भी हो सकता है भाई, ये भी डॉक्यूमेंट है। ये पेपर है, इसके ऊपर मैंने कुछ लिखा है, ये भी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि सर ये एक प्रूफ है, ये एक कुछ इंफॉर्मेशन है, और ये उसका एविडेंस है। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन वर्सेस कंस्ट्रक्शन। सर इंटरप्रिटेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस by which the court seeks to ascertain the meaning of the legislature through the medium of the words expressed in it। ठीक है, इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो शब्द वहां पर लिखे हैं उनको पढ़ के समझाते हैं, दैट इज इट। इस तरीके से कि आपको लेजिस्लेचर बनाने का सही मीनिंग समझ में आए और एम्बिग्विटी हट जाए। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन क्या है? जैसे इंग्लिश शब्दों का मीनिंग तुम मेरे से पूछते हो ना कि सर इसका मतलब क्या है, वो है इंटरप्रिटेशन। कंस्ट्रक्शन क्या है? जो एक रिटन स्टैट्यूट पर लगता है, जहां पर शब्द क्लियर नहीं है, तो आपको शब्दों को इस तरीके से जोड़ना पड़ता है या कंक्लूजन उनका इस तरीके से निकालना पड़ता है, ठीक है, सच दैट इट हाईलाइट्स द इंटेंशन ऑफ द लॉ। वहां पर सिर्फ आप हिंदी का इंग्लिश नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हिंदी का इंग्लिश करने जाएंगे तो पूरा गोबर हो जाएगा। जैसे अब कंपनी में बी फॉर्म्ड फॉर लॉफुल पर्पस, अब तुम यहाँ पर अगर बच्चों को मे का इंग्लिश मीनिंग समझाओगे कि मे मतलब कैन और कैन नॉट बी डन, तो कल बच्चा डी कंपनी खोल के सबको गोली से उड़ा देगा, तो वो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, नीड फॉर इंटरप्रिटेशन या कंस्ट्रक्शन। ठीक है, देखो सर, ऐसा हो सकता है जो स्टैट्यूट में वर्ड यूज किए हो वो बहुत ही ज्यादा वेग हो और एम्बिगुअस हो। वेग मतलब अनक्लियर। तो फंडामेंटल रूल ये है कि आपको लॉ मेकर का इंटेंट देखना है कि आखिरकार वो क्यों बना है। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन का जो पर्पस है वो कम्युनिकेट करना है कि ट्रू इंटेंट क्या है उस वर्ड के पीछे। आप देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने शब्दों को लाल वर्ड से अंडरलाइन किया है, ये वो की वर्ड्स हैं जैसा आपका आंसर होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन में नंबर तभी मिलेगा जब लैंग्वेज आएगी। नॉर्मली हम लोग ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन का यूज करते हैं, मतलब जो जैसा दिया है वैसा ही पढ़ते हैं अगर लैंग्वेज क्लियर हो तो। इसको एक लैटिन वर्ड से बोला जाता है एब्सोल्यूटा सेंटिया एक्सपोरिशियो नॉन इंडिजेस। एब्सोल्यूटा एब्सोल्यूटा सेंथिया एक्सपोरिशियो नॉन इंडिजेट। क्लियर वर्ड्स नीड नो एक्सप्लेनेशन। जब लॉ क्लियर है एंड अनएम्बिगुअस है, द कोर्ट शैल यूज ग्रामेटिकल मीनिंग, दैट इज व्हाट इज अवॉर्डेड टू इट इन लॉ, व्हाट इज अवॉर्डेड टू इट अंडर लॉ। ठीक है, अब आते हैं रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पे। सबसे पहले मेरा फेवरेट रूल है लिटरल इंटरप्रिटेशन, बहुत बढ़िया। बोलता है ये है कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये बोलता है सर कि ऑर्डिनरी वर्ड्स का नेचुरल मीनिंग ही आपको लेना है,
ये वाला रूल तभी अप्लाई करना है जब जो आपका एक्ट है वो क्लियर है, अनएम्बिगुअस है, कोई डबल मीनिंग का ऑप्शन नहीं है, तब आप लिटरल इंटरप्रिटेशन यूज करो। लेकिन अगर स्टैट्यूट थोड़ा सा एम्बिगुअस है, अनक्लियर है, इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, या आपको शब्दों का मतलब नहीं समझ में आ रहा, तब आप इसको नहीं यूज कर सकते। जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं उनको हमेशा टेक्निकल सेंस में ही इंटरप्रेट करें। फिर आता है रूल्स ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रीजनेबल कंस्ट्रक्शन ये बोलता है कि सर शब्दों का वो मीनिंग समझना है जो मोस्ट सेंसिबल है, ठीक है। अगर कोई वर्ड को दो तरीके से इंटरप्रेट किया जा सकता है तो आप वो इंटरप्रिटेशन लेना जो उसके स्कोप को वाइडर कर दे, ठीक है। वाओ अमेजिंग ब्रो, जो उसके स्कोप को वाइडर कर दे, विच फर्दर्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ, रादर देन जो उसको नैरो करे। आप ऐसा मीनिंग लो जो उसके एम्बिट को बढ़ाए, ठीक है। ओके सर, फिर आता है रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये तो मेरा फेवरेट है। बोलता है दो प्रोविजन के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो उसको इस तरीके से इंटरप्रेट करो, ठीक है, कि आप डिस्प्यूट को कम कर दो, ठीक है, आप डिस्प्यूट को रिड्यूस कर दो बिटवीन टू प्रोविजन। द रूल इज दैट आप सिर्फ उसी चीज को लो, ठीक है, उसी चीज को लो जब जब तक पॉसिबल हो। आप ऐसे कोशिश करो कि हम ऐसे इंटरप्रेट करें प्रोविजन को कि कोई डिस्प्यूट हो ही ना, ठीक है। अब डिस्प्यूट भी कौन सा, रियल एंड नॉट मियरली अपेरेंट, मतलब रियल डिस्प्यूट होना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 48 में, 47 में, जहां पर रिस्ट्रिक्शन ऑफ वोटिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं, वहां बोलता है आपको 3/4 लोगों का कंसेंट लेना है। अब 3/4 लोगों का आप रिटर्न कंसेंट भी ले सकते हो, 3/4 लोगों को आप मीटिंग में बुला के भी उनका कंसेंट ले सकते हो। तो वो तो हारमोनियस है ना, आप उसको किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो। अननेसेसरी उनके बीच में लड़ाई क्रिएट करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। इफ पॉसिबल डू नॉट क्रिएट अ फाइट, एज सिंपल एज दैट, एज लॉन्ग एज इट इज पॉसिबल। जबरदस्ती की लड़ाई क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं है। जब तक उनके बीच हारमोनी पॉसिबल है, लड़ाई क्रिएट करने का कोई फायदा नहीं, सिंपल। अच्छा, अब ये देखना मेरे ध्यान से, लेकिन कभी कभार क्या होता है ना, कानून ही आपके लिए शब्द डाल के चीजें इजी कर देता है। कोई कोई प्रोविजन के सामने आप देखोगे सब्जेक्ट टू लिखा होता है। सब्जेक्ट टू का मतलब होता है रीड टुगेदर, हमें भी इज्जत दो उसे भी इज्जत दो, तो साथ में पढ़ो, रीड टुगेदर। कोई कोई प्रोविजन में नॉट विथ स्टैंडिंग लिखा होता है, वो होता है ओवर रूलिंग। जैसे सेक्शन 447 बोलता है फ्रॉड कहीं भी आएगा मैं लग जाऊंगा। इनिशियली कौन सा सेक्शन चल रहा है उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, फ्रॉड आएगा 447 लग जाए। तो वो अपनी जगह पक्की करके रखा। तो आप पहले हारमोनी की कोशिश करो, बट कहीं पर अगर हारमोनी पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करोगे, जो प्रोविजन लेटर इन टाइम आया है, जो बाद में आया है, उसको फॉलो करो। मतलब अगर सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 7 में डिस्प्यूट है, हम उसको फॉलो करेंगे जो 7 में लिखा है, बिकॉज इट इज लेटर इन टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, where a particular provision is drafted for a purpose, the general provision will not be considered। जैसे एलएलपी एक्ट एलएलपी को केटर करता है, तो उसमें पार्टनरशिप फर्म का जो जनरल प्रोविजन है 1932 वो अप्लाई नहीं करेगा। तो कितनी बढ़िया बात बोलता है, सेक्शन 4 ऑफ द एलएलपी तो पहले ही बोल देता है दैट द एलएलपी एक्ट 2008 shall apply to an LLP only, shall not apply to a partnership registered under partnership act 1932। उसको तो लगेगा। रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, सबसे बढ़िया होता है अगर कोई कानून इस सोच के साथ बनाया गया है टू ग्रांट जस्टिस या टू ग्रांट सपोर्ट, तो जब आप उसको इंटरप्रेट करोगे ना, तो आप लैंग्वेज को इस तरीके से इंटरप्रेट करना कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके जिस एंटिटी के लिए उसको बनाया गया। इसीलिए पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में आप 15/30 नहीं करते इनकम टैक्स में, आप करते हो 15/26, क्योंकि सर इससे ना ज्यादा अमाउंट का एग्जेम्पशन मिलेगा। और एक्चुअली 4 दिन तो फैक्ट्री वैसे भी काम नहीं करती, संडे होते हैं, इसलिए 15/26 लेते हैं। क्योंकि पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट किस लिए बना है, उसका अगर आप प्रियम्बल देखोगे, द पर्पस इज टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द वर्कर्स, ठीक है। दिस इज नॉट अ रूल बट अ मेथड ऑफ इंटरप्रिटेशन। बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन will give a statute meaning
for the purpose of its formulation. The statute can be given extra meaning, थोड़ा ज्यादा दिया जा सकता है in order to grant justice. But this is possible only if the meaning is unclear and two constructions are possible. पर ये तभी है जब दो कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है. जैसे अगर 15/26 क्यों लिया? क्योंकि कानून में लिखा हुआ था प्रोवाइड बेनिफिट टू द वर्कर, इसलिए 15/30 ना लेके 26 लिए. हाँ, फॉर्म डिसॉल्व होगा, फॉर्म बंद होगा, फॉर्म क्लास में ध्यान दिएगा. चलो नेक्स्ट. अब सर कभी कभार ना एंड और का कंपैरिजन होता है. एंड ना कंजंक्टिव होता है, वो दो चीजों को जोड़ता है. जैसे कभी कभार जेल और पेनल्टी साथ में दी होती है, जेल एंड पेनल्टी, जैसे सेक्शन नंबर 37 एलएलपी एक्ट का. ठीक है, अगर आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, फॉल्स चीजें लिखी है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी में, तो आपको भैया पेनल्टी भी लगेगी, मिनिमम 1 लाख मैक्सिमम 5 लाख, एंड 2 साल की जेल होगी. दैट इज कंजंक्टिव. और होता है डिसजंक्टिव, वो दो चीजों को तोड़ता है. ठीक है, इट इज अ चॉइस बिटवीन टू. जैसे बोलता है सर, आप एलएलपी के केस में बोलता, सॉरी, सेक्शन नंबर 92 के केस में, ओपीसी के केस में बोलता है, अगर आपके पास एक सीएस है या तो एक डायरेक्टर अगर एनुअल रिटर्न को साइन कर दे तो वैलिड है. वो और है, दोनों में से कोई एक हो तो काफी. समटाइम्स, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है आपको एंड को और की तरह रीड करना पड़ता है टू मेक द लॉ मोर रेलिवेंट. जैसे फॉरेन कंपनी का जो डेफिनेशन है सेक्शन 242, हम लोग ने किया भी, उसमें लिखा भले ही एंड है, बट यू रीड इट एज और, कि फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. ठीक है, और हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया या डज बिजनेस इन इंडिया. मतलब प्लेस भी हो, बिजनेस जरूरी नहीं, बिजनेस करना कंपलसरी नहीं. ठीक है, आप अगर सिर्फ एक 4x4 का ऑफिस भी खोल लोगे, या अगर मैं तो ये भी बोलता हूँ एक बैरन जमीन पर आपने एक बोर्ड लगा दिया ओन्ड बाय टेस्ला, तो वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस होगा. अच्छा, मे का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, मतलब अपने डिस्क्रिशन पर है. मस्ट का मतलब होता है करना ही करना पड़ेगा. ठीक है, कंपलसरी नेचर का है वो. जैसे अगर एक एसआर पास हुआ है तो विद इन 30 डेज के अंदर फॉर्म एमजीटी 14 में आपको इंफॉर्मेशन देनी ही देनी पड़ेगी. नेक्स्ट, रूल ऑफ एजुस्डम जर्निस जेनरिस. ये क्या है सर? जो सेम काइंड या सेम स्पीसीज के वर्ड्स होते हैं, सेम काइंड या सेम स्पीसीज के, वो अपना मीनिंग बाकी वर्ड्स से डिराइव करते हैं. ठीक है, बाकी वर्ड्स से डिराइव करते हैं. जैसे अगर मैंने बोला कालरा सर को कि हम लोग बैठे हैं पार्टी में, कालराज सर ने नकुल सर को बोला, नकुल सर एक रेड लेबल और बाकी चीजें ले आना. अब रेड लेबल, अबे चाय चाय बेशरम, रेड लेबल चाय के साथ बाकी चीजें और क्या आ जाएंगी? कॉफी पाउडर आ जाएगा, कि अगर कोई कॉफी पीने वाला आदमी है. ठीक है, अब चाय के साथ बिस्किट बहुत रेलेवेंट होता है, तो बिस्किट आ जाएगा. मतलब रूल ऑफ एजुडिज्म जनरस क्या बोलता है कि अगर आपने कुछ जनरल वर्ड्स को स्टैट्यूट में इस्तेमाल किया है स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद, तो जो जनरल वर्ड है दे विल गेट देयर मीनिंग फ्रॉम द स्पेसिफिक वर्ड इटसेल्फ. ठीक है, वो अपना शब्दार्थ, अपना मीनिंग स्पेसिफिक वर्ड से ही अडॉप्ट करेंगे, जनरल वर्ड्स. ठीक है, स्पेसिफिक से ही सीखेंगे वो बातों. ठीक है, नेक्स्ट. तो देखो हमने यहाँ पर एक टेबल बनाया, ये वाला कानून कब यूज करना है, ये वाला रूल स्टैट्यूट में सिर्फ स्पेसिफिक वर्ड्स लिखे. जो स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो एक पर्टिकुलर क्लास या कैटेगरी के हैं. सारे शब्द नहीं डिफाइन कर दिया. अब अगर हमने सारी कोल्ड ड्रिंक बोल दी, थम्स अप, पेप्सी, लिम्का, फैंटा, जितनी आती सब बोल दी, तो आपने सारे के सारे जनरल वर्ड एग्जॉस्ट ही कर दिए. तो हम जनरलाइज करेंगे किसको? तो जनरल वर्ड्स विल फॉलो द स्पेसिफिक वर्ड्स. कब यूज नहीं करना? इफ जनरल वर्ड्स प्रीसीड द स्पेसिफिक आइटम इज नॉट टू बी फॉलोड. ठीक है, अगर सर
अगर जनरल वर्ड्स प्रीसीड कर रहे हैं स्पेसिफिक आइटम्स को, फॉर स्पेसिफिक टर्म्स को, देन इट इज नॉट टू बी फॉलोड। जैसे प्रमोटर की डेफिनेशन में साफ साफ बोलता है, प्रमोटर मीन्स अ पर्सन हु इज नेम्ड इन द एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी, हु कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट्स। अब यहां पर ये लिखा है कि कंट्रोल करे, डायरेक्ट करे, या नाम दिया हुआ है, ये है आपके जनरल वर्ड्स। ठीक है, स्पेसिफिक टर्म्स क्या है, एकदम एक्सक्लूड करके नीचे डेफिनेशन में बताता है ना। हाउएवर, इसमें अगर कोई आदमी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अपॉइंट किया गया है तो वो प्रमोटर नहीं बनेगा। इसको बोलते हैं जनरल पहले जाए और स्पेसिफिक उसको एक्सक्लूड कर दे, कि भैया जनरल बातें मत सोचने लगना। कल को हमने एक सीईओ लेके आ गए और उसको बोले डायरेक्टर को समझाने के लिए, काम कराने के लिए, तुम भाई उसको भी मान लोगे प्रमोटर, ऐसे नहीं। वेयर देयर इज अ क्लियर इंटेंशन ऑफ द लॉ टू इग्नोर द जनरल टर्म्स, जैसे 447 फ्रॉड के केस, वेयर वन वर्ड एग्जॉस्ट द इंटायर मीनिंग, अनलिस्टेड कंपनी डेफिनेशन। Unlisted company means a company which is not a listed company. फिर आता है सर मेरा फेवरेट हेडन्स रूल या मिस्चिफ रूल। ये बहुत ही पुराना रूल है, ये 1858 का कानून है। जिस टाइम पे ना राजा महाराजाओं को जमीन उनकी हुआ करती थी, और वो लोग क्या करते थे, अपने यहाँ पर जो मर्चेंट्स है ना उनको जमीन दिया करते थे, उनसे खेती करवाया करते थे, और वो मर्चेंट क्या करते थे, उसके बदले में राजा को टैक्स दिया करते थे। हमारे देश में उसको लगान बोलते थे, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें बुलाते थे। बेसिकली लीज पर लैंड देना उसको बोलते थे। तो हेडन्स रूल या मिस्चिफ रूल यह बताता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि कानून बनाने के चक्कर में कुछ लैंग्वेज में ऐसी गड़बड़ हो जाती है कि ऐसा कानून बन जाता है जो बनने की जगह बर्बादी की तरफ चलता है। जैसे सर, तो इसके लिए क्या करना है सर, सबसे पहले आप देखो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, हाँ, कि हेडन रूल को कैसे, हेडन रूल को अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखोगे कानून पहले क्या था, व्हाट वाज द लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट। नेक्स्ट, उसमें डिफेक्ट क्या था, मैं तो चाहता हूं यही आ जाए, सबसे आसान है ये। पहले कानून क्या था, फिर उसमें डिफेक्ट क्या था, उस डिफेक्ट को सॉल्व कैसे किया गया, एंड रीजंस क्या है उसको सॉल्व करने के, किस तरीके से। तो इंटेंशन क्या है इस इंटरप्रिटेशन को यूज करने का, कि मिसचिफ को सप्रेस करो और रेमेडी को हाईलाइट करो। दिस रूल इज ओनली अप्लाइड इफ देयर इज एम्बिग्विटी इन द प्रेजेंट लॉ। अगर प्रेजेंट कानून में एम्बिग्विटी है तभी इस रूल को अप्लाई किया जाता है। यहां पर आपके प्राइमरी रूल खत्म हो जाते हैं, सेकेंडरी रूल सिर्फ दो हैं। तो सेकेंडरी रूल क्या है, पहले प्राइमरी यूज करो, नहीं हुआ तो सेकेंडरी करो। अब सेकेंडरी क्या है, सबसे पहले आता है डॉक्ट्रिन ऑफ नॉस्टोरियस एसोइसिस। मतलब क्या है सर, अगर वर्ड्स कॉग्नेट सेंस में यूज हुए ना, कनेक्टेड सेंस में, तो उनका मीनिंग साथ में ही समझना है। जैसे एक्सपोर्टेड टू, मतलब इंडिया से इंडिया के बाहर लेके जा रहे हैं। एक्सपोर्टिंग फ्रॉम, भारत से भारत के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फ्रॉम एक्सपोर्ट के साथ जुड़ा है, कॉग्नेट सेंस, कंबाइंड सेंस। तो अगर दो या दो से ज्यादा शब्द कपल टुगेदर किए गए हैं, दे विल बी ट्रीटेड इन अ कॉग्नेट सेंस। They would be understood in a way that one gets its color from the other. ये लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। कलर मतलब गेट्स इट्स मीनिंग फ्रॉम द अदर वर्ड। ठीक है, अब यहां पर देखो दो केस स्टडी है। एक है कमिश्नर वर्सेस सवॉय होटल। यहां पर बोला गया है सर कि क्या फ्रेश ऑरेंज जूस और फ्रूट जूस एक ही चीज होता है, द आंसर इज नो। सर जो फ्रूट जूस होता है, जैसे कि रियल जूस वगैरह होता है, वो जो टेट्रा पैक में मिलता है, उसमें 10 तरह के प्रेजर्वेटिव, कलर, ठीक है, इमल्सिफायर्स एडेड होते हैं। लेकिन जो फ्रेश ऑरेंज जूस होता है, जो मम्मी स्क्वीज करती है फ्रेशली घर पर, दैट इज ट्रीटेड एज फ्रेश ऑरेंज जूस, क्योंकि उसमें कोई प्रेजर्वेटिव एडेड नहीं है। ठीक है, उसमें कोई प्रेजर्वेटिव एडेड नहीं है, तो दैट इज फ्रेश ऑरेंज जूस। दैट इज फ्रेश ऑरेंज जूस। नेक्स्ट, डॉक्टर देवेंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। अब इसमें क्या था सर, एक छोटी सी प्राइवेट डिस्पेंसरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने अपने लैब के अंदर खोली। होम्योपैथिक डॉक्टर करते नहीं, आते हैं बैठाते होते, आइए भैया वो खोलिए, जवान निकालिए, तोड़ ड्रॉप, वो बंद कर लीजिए, मीठा लगा। तो ये जो प्राइवेट डिस्पेंसरी ये लोग खोल के रखे कहाँ पर, अब मेरी मम्मी मेरा इलाज कराने वाली है अभी। ठीक है,
फेमा के नोट नहीं आए। दुबे जी तुम जब आते हो दुबे जी, तुम एक नई चीज लेके आते हो दुबे जी। दर्द तो है दुबे जी तुम्हारे अंदर। भाई अंकित दुबे नाम का एक परेशान आत्मा है जो बोल रहा है फेमा के नोट्स नहीं अपलोड हुए। तो जरा सा फेमा के नोट अपलोड कर दे भाई, अंकित दुबे की आत्मा को शांति दे। ठीक है दुबे भाई। चल। तो सर ये जो डॉक्टर के चेम्बर के अंदर जो प्राइवेट डिस्पेंसरी खोल के बैठे हैं, ठीक है, क्या ये कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है? नहीं सर। अब डॉक्टर देगा ही नहीं दवाई। आप पहले उससे जाके दवाई, पहले इलाज कराओगे तब वो दवाई देगा। आप सिर्फ दवाई नहीं ले सकते उससे। सो इट इज नॉट अ कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट। दुबे भाई तुम टेंशन मत लो दुबे भाई। ठीक है। तो यहाँ पर सर आपके प्राइमरी और सेकेंडरी रूल्स खत्म हो गए। कल अपने को शायद 2 सेशन लेने पड़ेंगे, एक एलएलपी के लिए और एक इसके लिए। चलो कोई नहीं। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। इधर आओ सर, काटा कुटी करते हैं। काटा कुटी कहाँ है? कल 2 सेशन लेने पड़ेंगे, हम समझ गए। एक दिन में लेना पड़ेगा, एक शाम को लेना पड़ेगा। काटा कुटी करते हैं। सर जनरल क्लॉजेज एक्ट काट दिया, खत्म। ठीक है। इंटरप्रिटेशन भी आधा खत्म है, आधा कल हो जाएगा, और कल ही हमको एलएलपी भी करना। ठीक है। तो कल हमारा लास्ट डे है रिवीजन का। हम लोग ने बोला था 31 जुलाई को हमारा पूरा रिवीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है। 31 जुलाई को। हर्ष बोल रहा है ऑलरेडी डन है। दुबे, ए दुबे चाचा, रिफ्रेश करो। दूसरे फोल्डर में हो गया था गलती से, इट इज ऑलरेडी डन। दुबे चाचा खोलो। ठीक है। तो बस अब क्षण भर की देर है। जो हम लोग ने मुनीम चलाई थी, इस सारे के सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो वो इस बार कंप्लीट हो रही है 31 जुलाई, और एक भी दिन टच वुड हमारा शेड्यूल इधर उधर नहीं हुआ। वी वर सपोज टू कंप्लीट ऑन 31st, वी विल कंप्लीट ऑन 31st। ठीक है। सारंग भी बोल रहा होगा कि आज तक इतने इतने टाइम हो गया, कभी भी एकदम एग्जैक्ट नहीं फॉलो हो पाया था इंटर का, इस बार हो गया। बदलाव है बदलाव। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। कल आ जाइएगा, कल आखिरी सेशन है हमारे रिविजन्स का। उसके बाद आपको 2-3 दिन का ब्रेक देंगे, एटलीस्ट 3 दिन का ब्रेक देंगे कि आप अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करें। पूरा रिवीजन 3 दिन में करें। एक प्लान भी डाल देंगे कि 3 दिन में आपको कैसे रिवाइज करना है इसको। वो एक प्लान भी डाल दूंगा मैं, कि 3 दिन के अंदर आपको कैसे लॉ को रिवाइज करना है इन सच अ मैनर दैट अब जब 4 तारीख से मैं 10 का दम शुरू करूं, ठीक है, 10 चैप्टर के 10 क्वेश्चन, तो आप बढ़िया से उसमें पार्टिसिपेट कर पाए 10 के दम से। ठीक है। चलो सर, अब मैं प्लान डाल दूंगा अभी, जैसे ही कल खत्म होगा ना, वैसे ही 1 तारीख की सुबह को प्लान डाल दूंगा कि अगले 3 दिन आपको क्या करना है, किस तरीके से पूरा रिवीजन खत्म। ओके। चलो सर, बाय बाय, सी यू, टाटा गाइस। डूबे। चलो। सुबह सुबह देखो सब कितने सुस्त है। किसी के मुंह से कुछ नहीं निकलता, आराम से बैठे। अरे भाई, हाउस भी अलग है। एमसीक्यू का टाइमिंग निकालते हैं पहले। एमसीक्यू का टाइमिंग निकालते हैं। होगा तो